कहते हैं। आज की एक दिन की ये सांकेतिक हड़ताल, सांकेतिक उपवास इस बात को लेकर कि सेंटर में बैठी एक ऐसी सरकार जिसने मनरेगा जैसी योजना, आप लोग सब परिचित हो, इसलिए बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं। इस योजना से कितना जीवन स्तर सुधरा, रिमोट एरिया में जो दूर दराज की ढाणी में गांव में रहने वाले लोग थे, उनका आज के इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ अध्यक्षता कर रहे हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री गोविंद नारायण घसिया जी, हमारे साथ भाई संयोग जी, सेवा दल के जिला अध्यक्ष, हमारे बीच में विराजमान भाई ग्यारसी लाल जी, बीच में विराजमान पूर्व जिला पार्षद प्रवीण जाखड़, भाई डोई जी जो वर्तमान में हमारे जिला पार्षद हैं, हरीश काजला जी, हमारे यहाँ ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वल्ली भाई, गुरुदेव बलराम जी, सरपंच साहब, वकील साहब और उपस्थित सभी, हमारे मदन जी ब्लॉक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष यादव साहब, कैप्टन साहब और पाटन के अध्यक्ष साहब मालाराम जी और उपस्थित सभी पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों। इस भाषण में बहुत ज्यादा टाइम लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि हर आदमी ने इस पे पूर्ण रूप से अपनी अपनी और अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से वो प्रकाश डाला और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम लोग सब भाषणों का सार समझे तो यही है कि इस मनरेगा जैसी योजना को खत्म करके ये भाजपा की सरकार न केवल मजदूरों के हितों पे कुठाराघात करेगी, बल्कि एक मजदूरों के शोषण का एक ऐसा प्रावधान पैदा कर लेगी जिसमें हम ठेकेदारी प्रथा जो कहते हैं, ये उसको डेवलप करेगी। अभी मेरे से पहले जो हरीश जी बोल रहे थे, 2009, मैं आपसे 2 मिनट की एक बात कहना चाहूंगा। 2009 में वर्ल्ड की आर्थिक मंदी हुई पूरे विश्व में, और उसमें अमेरिका जैसे जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उस सामरिकता के हिसाब से भी उनके बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो गए, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक वगैरह। लेकिन आप लोगों ने महसूस किया कि हिंदुस्तान में उस मंदी का कोई असर नहीं हुआ। इतनी एक जबरदस्त बात कि हर देश में, हर बड़े से बड़े राष्ट्र में भी ये महसूस करना पड़ा कि बेरोजगारी बहुत तेजी से आएगी, और इंडिया में हमारे यहां बिल्कुल असर नहीं पड़ा। जब इस पॉइंट पे मुझे बोलने का मौका मिला वहां विधानसभा में, लगभग 40 मिनट तक मैंने जो अपनी बात रखी, उस बात में सारगर्भित बात यही थी कि ये नरेगा है इंडिया में जिसने भारत को आर्थिक मंदी से बचाया। उसको 40,000 करोड़ के लगभग रुपए जो दिए जाते थे। हमारे यहां सीपी जोशी साहब ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, 2009 में उन्होंने नाम बदलकर गांधी जी के साथ में इसको जोड़ा। जो 40,000 करोड़ रुपए दिए गए, ये रुपए किसी इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं दिए गए, सब्सिडी के लिए किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए नहीं दिए गए। ये रुपए दिए गए एक मजदूर के हाथ में पैसा पहुंचने के लिए, और वो पैसे के जाते ही और उस पैसे को खर्चने के लिए ललायित था कि मेरे पास ये पैसा आ गया, जितना भी आया, 500 आया या 1000 आया, वो उससे घरेलू खर्च चलाने के लिए तत्पर रहता था। और जो पैसा तिजोरी में ना पड़कर बाजार में चला जाता है और घरेलू उपयोगिता के लिए अगर परचेज उससे कोई चीज की जाती है, तो हमारा बैंकिंग व्यवस्थाएं हमें कहती है कि वही रुपया 10 गुना सर्कुलेशन में अपने आप आ जाता है अगर वो डायरेक्ट बजाय तिजोरी में जाने के किसी मजदूर के हाथ में चला गया तो। और ये 40,000 करोड़ रुपए ये तो पूरे के पूरे जाते ही मजदूरों के हाथ में थे। और ये पूरा सिस्टम जो है कितना तेजी से हमारे यहाँ के जो
रिमोट एरिया में जो मजदूरी मिली और धीरे धीरे जिस तरीके से जीवन स्तर बढ़ा, एक ही बात को बार बार हम कहेंगे तो उससे कोई सार नहीं निकलेगा। उससे हम लोग जाते थे, अभी अभी जो बात आ रही है चीपलाटा की इधर और ये भारू की डाणी वगैरह की इधर, आप किसी भी घर के आगे से, कोई छोटी डाणी उसके घर के आगे से निकलते थे, उस ढाणी में अगर 4 या 5 घर हैं और उस 4-5 घरों में आप छत पे अगर देखते या उसके साइड में जो बाड़ा होता था उसमें देखते, तो उस वक्त आज के 2005 से पहले पहले आप अंदाजा नहीं लगा पाते थे इसमें औरतें कितनी है, आदमी कितने हैं। आप ये भी अंदाजा नहीं लगाते थे कि इनके पास में खर्चने के लिए व्यवस्थाएं क्या है क्या नहीं है। जिन गरीब लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जब से मनरेगा आया और हम लोग आज बता सकते हैं इस घर में 5 औरतें हैं, 5 आदमी हैं। क्यों? क्योंकि साबुन तक का पैसा नहीं होता था वहां, साबुन तक का। और ये साबुन मिली, परचेजिंग पावर बढ़ा, गरीब महिलाओं के हाथ में जब पैसा गया तो उन्होंने कॉस्मेटिक्स तक खरीदना स्टार्ट किया। बोल रहे थे ये हमारे यहां छावनी से औरतें जाती थी सर के ऊपर एक चोलिया रखकर, उसी में सारा कॉस्मेटिक का सामान होता था, छोटी छोटी दुकान भी नहीं होती थी कभी। लेकिन ये मनरेगा है जिसने परचेजिंग पावर बढ़ाया गरीब महिलाओं का, आदमियों का नहीं, गरीब महिलाओं का। और उन्होंने अपने हिसाब से बच्चों का जीवन स्तर सुधारा। पहले हम गुजरते हुए परिवार के बच्चे चाहे किसी भी जाति के हैं, आप हम बता दिया करते थे ये एससी का है, ये मजदूर जो है किसान वर्ग है, ये बनिया वर्ग है या ये वर्ग है, क्योंकि कपड़े भी इस टाइप के होते थे, धुपते भी कई दिनों में थे और उन कपड़ों से अंदाजा लगा लेते थे। लेकिन ये मनरेगा आई और ढाणी ढाणी और गांव गांव में जब रोजगार मिला तो बच्चों ने सूट पहनना शुरू किया। आज आप हम बता नहीं सकते कि गरीब कौन है इसमें और अमीर कौन है, दलित कौन है और मजदूर कौन है। जीवन स्तर बढ़ा दिया इसने। बड़ी गहराई से आप हम उस बात पर जाएं, बाकी बातें सारी और दूसरी है। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय ज्यादा बात न बताते हुए 60-40 का रेशो हो गया, इन्होंने जो है ना बायोमेट्रिक वो सिस्टम बना दिया, कोलैप्स करने का, ध्वस्त करने का, इसकी मनरेगा की आत्मा को मारने का सब कुछ बारमूला कर दिया इन्होंने। उसके लिए बताने की कहीं आवश्यकता नहीं, गारंटी शब्द भी उड़ा दिया इन्होंने। यह मेहरबानियों पे रख दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की मेहरबानी होगी तो पैसा मिलेगा आपको स्टेट में, वरना पैसा नहीं मिलेगा। ये सब बातें वो सिस्टम है जो उसको खत्म करने के लिए, दफन करने के लिए इन लोगों ने लागू किए हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, ये भाजपा हमेशा विपदा में अवसर ढूंढती है। नरेंद्र मोदी जी बहुत कहते हैं कि आपके ऊपर जब कोई संकट आए तब आप उसमें अवसर ढूंढिए। मोदी जी, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता आत्मा से गहराई से इस बात को पहचान गया कि मुझे निकलना है कल से ही ढाणी ढाणी और गांव गांव में और जाके मुझे बताना है कि तुम्हारी मनरेगा को खत्म कर दिया, ये दिखावटी सीन रह गया 5 महीने 4 महीने और साल भर का, उसके बाद मनरेगा नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, इसको खत्म कर दिया। मजदूरों के हक पे कुठाराघात कर दिया, मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी को खत्म कर दिया। दूर दराज पे वर्ल्ड लेवल पे ये महसूस किया गया था कि ये योजना सफल ही नहीं होगी, लेकिन ये भारत है जहां ये योजना सफल हुई। और ये योजना सफल ही नहीं हुई, इसका अनुसरण करें। आप हम देखते हैं कई बार बेरोजगारी खत्म करने के लिए बड़ी गहराई से देखिए, फ्रांस का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति अपने हवाई जहाज लेके इंडिया आ जाता है कि मेरे ये राफेल खरीद लो, मेरे ये खरीद लो। आप कभी गहराई से देखते हो कि राफेल वगैरह बेचने के लिए आते क्यों हैं? इनके यहां बेरोजगारी की चिंता होती है। अब बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं, वहां का राष्ट्रपति और इंडिया आ जाए कि ये हथियारों का सौदा भी कर लो, ये कर लो, वरना मेरी फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पे है और मेरी फैक्ट्रियां अगर बंद हो गई तो मेरी मजदूरी बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। वो राष्ट्रपति बेरोजगारी खत्म करने के लिए इंडिया जैसे देश में आ जाता है और हम लोग हमारी यहां की बेरोजगारी खत्म करने के लिए, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, अगर ढाणी तक नहीं गए तो आप ये मान के चलना कि इस विपदा को भी ये अवसर में बदल देंगे। अध्यक्ष महोदय, आप कमेटी का गठन कीजिए,
आप ऐसी कमेटी का गठन कीजिए जैसे ये बैठे हुए हैं जो जिला पार्षद हैं, इनके नीचे जो डेलीगेट हैं उनको जोड़ जोड़ के, और आप मौजूदा अपने पास में स्ट्रक्चर, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप इनको जोड़ के कहिए कि आप चलिए जमीन पर, और जमीन पर चलकर उन गरीब लोगों को असलियत बताइए, इस फिरका प्रस्त पार्टी की असलियत बताइए कि ये तुम्हारे हाथ से रोजगार भी छीन रही है, ये तुम्हारे हाथ से वो चीज छीन रही है जिसके लिए मैंने अभी भी बताया, बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष आके यहाँ गोडी गालते हैं और आके जो है ना सौदा करते हैं हमारे यहाँ। तो आप लोग कमेटी का गठन कीजिए, असली मुद्दे की बात अपन करें, और उसके हिसाब से अब की बारी, वैसे हमें उम्मीद है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, यहाँ के गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो रणनीति बनाई वो पूरी की पूरी डिस्कस की, और उसके डिस्कस करने में हमें महसूस हुआ कि इसमें कोई दो राय नहीं, नॉट ओनली राजस्थान के अलावा भी दूर दराज के और जो स्टेट है उनमें भी तेजी से ये बहुत तेजी पकड़ती जा रही है। और इसी तेजी को पकड़ने में अपने यहाँ के जो खड़गे साहब हैं उन्होंने जो रणनीति बनाकर आप लोगों को दी है, जिला अध्यक्ष महोदय, अपन तो अपने जिले की बात करें, हम लोग ये प्रभारी है यहाँ के खेतड़ी के, ये खेतड़ी में भी जाएंगे, खेतड़ी में भी बात करेंगे, ये मकराना के प्रभारी है हमारे हरीश जी चौधरी साहब, हरीश जी ये वहां भी जाएंगे, बाकी प्रभारी भी जाएंगे, हम लोग जा रहे हैं। हम कल जब गए वहां नागौर में और डीडवाना, 2 जिले देखे मैंने, तो मैं कहता हूं इतनी जबरदस्त उनकी उमंग थी, जबकि वहां की बजाय तो हमारे यहाँ मनरेगा में जागरूकता ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनको ये महसूस हो गया कि हकीकत में ये रोजगार पे पेट पे लात मार रहा है। मोदी, आप एक ही बात कहिए कि पीठ की लात तो फिर भी चल जाती है, पर ये तो निकम्मा पेट पे लात मार रहा है। समझा दीजिए ये बात जाकर कि ये पेट पे लात मार रहा है, ये तुम्हारी रोटी छीन रहा है, ये रोजगार छीन रहा है, और इसको अगर नहीं सुलटाया गया तो ये आने वाले टाइम में तबाह कर देगा। ये आने वाले टाइम में ऐसी योजनाएं खत्म कर करके, महात्मा गांधी ओनली नाम है कि मैं महात्मा गांधी का नाम हटाकर जी राम जी कर देंगे तो राम जी, अरे राम जी तुम्हारा क्या, राम जी तो हम सबका है, सुबह उठते ही राम जी हम करते हैं, मोदी जी आप तो करते होंगे कि नहीं करते होंगे, हम लोग सब के सब करते हैं। इसलिए मैंने कहा, मैंने ये बात वहां कही, नागौर में भी कही कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, आप बार बार ये आरोप लगाते हो कि हम राम विरोधी हैं, हम इनको कल्पना मात्र मानते हैं। मैं कहता हूं कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता न केवल राम जी का है, बल्कि वो तो खुदा का भी है। वो तो हर देवता, हर जाति, हर समाज, हर धर्म, 36 कौम को साथ लेकर चलता है, वही असली कांग्रेस का कार्यकर्ता है। सब धर्म को जो साथ लेकर चलता है वही कांग्रेस का असली कार्यकर्ता है। अगर हम सुबह फजर के वक्त जब हमारी आंख खुलती है और जब खुदा की जब इबादत होती है और जब या अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब आवाज निकलती है, तब भी हम सजदे से सर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। जहां ये प्रे की जा रही है, और थोड़ी दूर जाने के बाद में अगर हमारे साथ कोई मुस्लिम भाई भी है, ओम सर्वमंगल मांगले स्वे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते की आवाज आएगी किसी मंदिर से, और घंटी के साथ में तो वहां भी हाथ जोड़ेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हम। और उसके बाद अगर किसी गरीब के ऊपर और कठोरा घात होता है तो कर्मण्यवादिका रास्ते मां फलेसु कदाचित को कभी मत भूलना। मेरे साथियों, नौजवानों, बहुत कम है अपन आज यहाँ, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ, राजनीति में अगर आना चाह रहे हो तो इन बेईमानों को निकालना पड़ेगा जो पॉलिसी नहीं लेकर आए हैं, और इस पॉलिसी के खिलाफ आपको कमर कसनी ही पड़ेगी। और इसके लिए एकजुट होकर सब कुछ भेदभाव भुलाकर, और मैं तो अध्यक्ष जी से यही कहूंगा, आपके पास में ब्लॉक अध्यक्ष जी मदन जी बैठे, मालाराम जी बैठे, कैप्टन साहब बैठे, आपके पास में ये जाखड़ साहब वगैरह बैठे हुए, भाई डोई वगैरह बैठे हुए, सबको एकजुट करके और बड़ी मजबूती से इस नरेगा की इस योजना को जो ध्वस्त करने का ये काम इन्होंने किया है, इसको पाठ पढ़ा देना, यही पंचायत राज के चुनाव में ही, बस इतना ही बहुत है। आगे फिर पब्लिक खुद जाग जाएगी। आज मैं फिर अध्यक्ष जी से यही कहना चाहूंगा, अध्यक्ष जी इस पे काम करने की बहुत जरूरत है, बहुत बारीकी से आपको सब लोगों से मिलने की जरूरत है। आप इनके व्यक्तिगत भी मिले इनसे,
व्यक्तिगत के साथ साथ जैसे आप मिल सकते हैं, पूरी कार्यकारिणी को आप जो है जो निर्देशित करेंगे, इनमें कोई दो राय नहीं, इनको भी चुनाव लड़ना है, आगे चल के इनको बढ़ना है, और ये एक गोल्डन चांस है। और मैं कहता हूं यहां मात खा गया शायद नरेंद्र मोदी, ये दो लोगों का राज है, एक शाह और दूसरा शहंशाह, बस इन दो के अलावा और तीसरा कोई नहीं है। ये कहते हैं ना कि हम 50 साल राज करेंगे, इनमें से एक भी मर गया ना तो दूसरा कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा आपको, मैं आज आपको बता देता हूं। तो ये शाह और शहंशाह, हाँ, इस शाह और शहंशाह के खिलाफ आप अपने नीम का थाना में, जिला नीम का थाना में तो कम से कम एक ऐसी रणनीति बनाए जिसको जो उदाहरण के रूप में कहलाए। जैसे आज राजस्थान की संगठन की रीति और नीति और विचारधारा को आज ऑल इंडिया लेवल पर सराहा जाता है, ऑल इंडिया लेवल पे कहा जाता है कि संगठन कितना मजबूत है राजस्थान का। और हमारे वो रंधावा जी तो कहते हैं इनकी किसी की हिम्मत नहीं जो आने वाले टाइम में कांग्रेस का राज रोक ले, किसी की भी हिम्मत नहीं है इनकी। उसका कारण है आप और हम सब बैठकर, भाई ने बताया एक जाजम पे, भाई जाजम पे तो एक ही है, आप और हम सब मिलेंगे, जब बढ़ेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। चुनाव तो बहुत बाद होना है, पहले कम से कम पंचायत राज चुनाव में तो इनको सुलटाएं, नगर पालिका में सुलटाएं। जो अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष जी आए हुए हैं, ध्यान नहीं रहा हमारे पास में, सभी अग्रिम संगठन के अध्यक्षगण, मैं पुनः आज आपसे यही कहना चाहूंगा, ये एक अवसर है और इस अवसर में इन बेईमानों के लिए, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है और इनकी नीति में खोट है, इसलिए इनको हारना पड़ेगा और आप हर हालत में जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई साहब ने बहुत बढ़िया और सुंदर सारी बातें